मोदी को हम मानते हैं कैंसरस। ऐसे कैसे? कैंसर का बीमारी का कोई विकल्प नहीं ढूंढा जाता कि कैंसर नहीं तो क्या, अरे कैंसर तो उसको ठीक कीजिए ना। दुनिया भर के विकल्प हैं, मोदी पहले हटे, आरएसएस पहले सत्ता से जाए। आरएसएस सत्ता में है? नहीं पता है, ये लोग आतंकी संगठन है। किसी जाति को पैरों तले कुचल देना, अगर आप इसको आस्था बना लेंगे तो हम तो उस आस्था पे भी चोट करेंगे। यूट्यूब चैनल चल रहा है, मुंह से पैदा होकर के यूट्यूब में दिखा दे वो सही हिट कर जाएगा। पैदा होने का सबका जगह है। हिंदू राष्ट्र जो है इस देश के भीतर सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो। ये संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। चाय बेचने वाले के लड़का प्रधानमंत्री बना। अरे कहने वाले को कहने दीजिए ना, हम जान रहे हैं क्या कर रहा था। सब बात चाय बेचते आज तक कोई देखा है जी? नरेंद्र मोदी को चाय बेचते हुए आज तक कौन लोग देखा है? एक व्यक्ति नहीं देखा है, लेकिन देश बेचते हुए सब लोग देख रहा है। तो देश बेचू है, चाय बेचू नहीं है। भाजपा का मुख में राम और बगल में नाथुराम। तो हत्यारे होंगे, जो बलात्कारी होंगे, उनको सरकार संस्कारी और ब्राह्मण कह करके बाहर निकालेगी। हरियाणा में चुनाव आएगा तो ये लोग राम रहीम को बाहर निकाल लेंगे पैरोल पे। रेलवे बेच दिया गया है। एसबीआई और एलआईसी में जनता के खून पसीने की कमाई वो अडानी को दे दिया, उसने सारे पैसे डुबा दिए हैं। पटना के गांधी मैदान में आज भाकपा माले के द्वारा बहुत बड़ी रैली की गई, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हम लोग अमृत काल से गुजर रहे हैं, ये जो दौर है अमृत काल का दौर है। लेकिन माले को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो है लोकतंत्र खतरे में है? बात करेंगे मेरे साथ माले के विधायक है संदीप सौरभ। अमृत काल में आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में? ये समूचे देश के अंदर जहर बो करके, नफरत और उन्माद पैदा करके कोई कहे कि अमृत काल में है तो ये तो हास्यास्पद है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, रेलवे बेच दिया गया है, देश के समूची संपदा जो है, देश का सारा संसाधन और एसबीआई और एलआईसी में जनता के खून पसीने की कमाई वो अडानी को दे दिया, उसने सारे पैसे डुबा दिए हैं। और सरकार कह रही है कि अमृत काल है। देश में जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको जेल से बाहर निकाल करके मालाएं पहनाई जा रही है। और की बात कर रहे हैं आप देखिए ना बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ। वो तो संस्कारी थे, ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, इसलिए तो यही अमृत काल में होगा ना कि जो हत्यारे होंगे, जो बलात्कारी होंगे, उनको सरकार संस्कारी और ब्राह्मण कह करके बाहर निकालेगी। हरियाणा में चुनाव आएगा तो ये लोग राम रहीम को बाहर निकाल लेंगे पैरोल पे, माहौल बनाने के। फिल्म शूटिंग वगैरह हो रहा है कुछ? हाँ देखिए, 40 दिन के भीतर उस आदमी को पैरोल मिल जा रहा है बार बार। वो इतना जघन्य अपराधी है, वो उसको मिल रहा है। तो इस देश के अंदर अमृत काल की अगर परिभाषा यही होगी कि हत्यारे बलात्कारी जेल में, और जो जनता की बात करने वाले लोग हैं, जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो मीडिया वाले लोग हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई ये सब लगा करके और नकली केस लगा करके सबको जेल में डाल दीजिए, तो ये अमृत काल है क्या? G20 का अध्यक्षता देश को मिलना बड़ी उपलब्धि है, मोदी जी के कारण मिल गया। मोदी जी के चलते नहीं मिला। G20 की अध्यक्षता रोटेट करके भारत को मिला है, ये अच्छी बात है। लेकिन G20 के देशों के सामने और दुनिया के सामने मिसाल आप क्या रख रहे हैं? मिसाल आप ये रख रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए 1-2 दिन में धराशायी हो जाते हैं। और संसद के भीतर जब विपक्ष पूछ रहा है कि इस पे जेपीसी क्यों नहीं बैठ रहा है, तो आप चूं तक नहीं कर रहे हैं। आपका जो सेबी है, जिसका काम ही है कि शेयर बाजार में गड़बड़ी होती है उसकी जांच करे, कार्रवाई करे, सेबी अडानी का नाम लेने तक नहीं तैयार है। हिडेनबर्ग की साजिश बताई जा रही है। कई लोग बोल दिए, बड़े बड़े जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं कि हिडेनबर्ग साजिश कर रही है देश के। भाई जो कंपनियां अडानी जी के तमाम जो लघुए भगुए थे, जो उनके भाई थे, बंधु थे, उन लोगों ने जो कंपनियां बनाई, जो फर्जी साबित हो चुका है, जिसमें दिख रहा है कि ये कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, और इसने अपने पूरे शेयर का 90% पैसा अडानी ग्रुप में लगा दिया है, इसको झुटला के दिखा देना। जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है उसमें तो पॉइंट वाइज सवाल थे, तो क्यों नहीं मोदी जी ने और अडानी ने सवाल का जवाब दिया? ये सिर्फ कहते रहे कि देश पे हमला है, देश पे हमला है। मतलब सरकार की आलोचना कीजिए तो देश पे हमला है। सही बात है। मतलब अडानी की आलोचना कीजिए, मोदी के खिलाफ बोलना देशद्रोह है अभी के दौर में। तो वही तो दिक्कत है ना। ऐसा तो उपलब्धि है कि 56 इंच के सीने वाला भाग्य से प्रधानमंत्री। हम लोग क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि इस देश के 1 लाख माने 136 करोड़ आबादी के आगे एक व्यक्ति वो प्रधान रहेगा? देश के संविधान में इतने पन्ने खर्च किए गए, इतने समय लगाए गए, उसको बनाने में इतना मेहनत लगा, उससे एक देश की व्यवस्था बनी, उन सबको दांव पे लगा के एक व्यक्ति सिर्फ नरेंद्र मोदी रहेगा देश के भीतर? ऐसा देश चाहते हैं? चाय बेचने वाले के लड़का प्रधानमंत्री बना। अरे कहने वाले को कहने दीजिए ना, हम जान रहे हैं क्या कर रहा था। सब बात चाय बेचते आज तक कोई देखा है जी? नरेंद्र मोदी को चाय बेचते हुए आज तक कौन लोग देखा है? एक व्यक्ति नहीं देखा है। लेकिन देश बेचते हुए सब लोग देख रहा है। तो देश बेचू है, चाय बेचू नहीं है। लेकिन आप लोग जातियों का गिनती करके बिहार में जातीय उन्माद फैला रहे हैं। जातियों की गिनती इसलिए जरूरी है, और बिहार में नहीं बल्कि समूचे देश में जाति गिनाना चाहिए। किस जाति की क्या स्थिति है, उसकी आबादी कितनी और स्थिति क्या है उसकी है,
ये तो रिपोर्ट आना चाहिए ना। आप सरकार को योजना बनाए तो किस एरिया में कितना खर्च करना चाहिए सरकार को। आरक्षण को लेकर जो इतना है तवा मचा हुआ है, तो आरक्षण का क्राइटेरिया किस तरीके से बनाया जाए, बदला जाए, तो इस पे बात होगी। तो जाति जनगणना आपको चाहिए। लेकिन मोहन भागवत बोल रहे हैं कि जाति तो पंडितों ने बनाया। बिहार में मोहन भागवत और बीजेपी के जो लोग हैं, बिहार में क्या तैयार हो गए हैं। बिहार में इनको लग रहा है कि लोग जो है वो दौड़ा देंगे अगर नहीं मानेंगे तो बिहार में तैयार है, लेकिन देश में तैयार नहीं है। तो ये जो दोहरा चरित्र वाले लोग हैं भाजपा का, मुख में राम और बगल में नाथूराम, इनका यही तो कहावत है। तो राम जी को जगह दे दिए, मंदिर बन रहा है भव्य मंदिर। राम जी का मंदिर बना रहे हैं, लेकिन दिल में नाथूराम गोडसे है। तभी तो हम कह रहे हैं कि मुंह में राम और बगल में नाथूराम। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, आप क्या चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र जो है इस देश के भीतर सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर हिंदू राष्ट्र होगा। तो ये संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हिंदू राष्ट्र का ये कतई मतलब नहीं है कि सारे हिंदुओं को अधिकार मिलने लगेंगे, उनको रोजगार मिलने लगेगा, ये सब बात नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था को दोबारा से हम एस्टेब्लिश करेंगे। देश में जो सामंती ढांचा पहले से चल रहा था उसको दोबारा एस्टेब्लिश करेंगे, जहां पे दलितों के पास कोई अधिकार नहीं होगा, मुसलमानों के पास अधिकार नहीं होगा, वो दोयम दर्जे के नागरिक होंगे। महिलाओं को पढ़ाई लिखाई चौपट किया जाएगा, वो सिर्फ इतना ही पढ़ पाए जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, वो इतना ही पढ़ पाए कि कितने। आप लोग क्यों बोल रहे हैं बार-बार? किसी का आस्था जुड़ा हुआ है, मनुस्मृति रामचरितमानस पर आप लोग लगातार हमला किसी की हत्या कर देना, किसी का शोषण करना, किसी जाति को पैरों तले कुचल देना, अगर आप इसको आस्था बना लेंगे तो हम तो उस आस्था पे भी चोट करेंगे। इन किताबों से लोगों को कुचला जाता है। मनुस्मृति किताब का मामला नहीं, मनुस्मृति किताब नहीं है, ये मानसिकता है। ये एक फॉर्म बनाया हुआ है जो अनादिकाल से हिंदुस्तान के भीतर एस्टेब्लिश किया गया, जहां दलितों का काम होगा सिर्फ बड़े लोग इसका ये करना, सेवा करना। आप वर्ण व्यवस्था में नहीं मानते? नहीं मानते हैं भाई, क्यों मानेंगे? मुख से पैदा हुए उनको नहीं मानिएगा आप लोग। तो पैदा होकर दिखाए ना कोई। इतना यूट्यूब चैनल चल रहा है, मुंह से पैदा होकर के यूट्यूब में दिखा दे वो सही हिट कर जाएगा। तो सब कहने की बात है, की बातें हैं। कोई काल में कहीं से कोई पैदा होने का सबका जगह है। आप लोग ये नहीं मानते? कौन मानता है भाई? आप मानते हैं? लोग तो मानते हैं, आस्था है। लोग जो मानने वाले हैं वो मान रहे हैं, और उसी तरह के लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो देश में मोदी जैसे लोग हो जाएंगे। लेकिन अगर तर्क और विज्ञान पे बात होगी तब मोदी जैसा लोग फले फूलेगा नहीं। तोड़ है आप लोगों के पास, शक्तिशाली 56 इंच का सीना, विश्व में डंका बज रहा है। मोदी का तोड़, जैसे मोदी को हम मानते हैं कैंसरस, ऐसे कैसे? कैंसर का बीमारी का कोई विकल्प नहीं ढूंढा जाता कि कैंसर नहीं तो क्या। अरे कैंसर तो उसको ठीक कीजिए ना। मोदी तो इसको हटाइए। 136 करोड़ की आबादी में हिंदुस्तान के अंदर कोई विकल्प नहीं है, दुनिया भर के विकल्प हैं। मोदी पहले हटे, आरएसएस पहले सत्ता से जाए। आरएसएस सत्ता में है? नहीं पता है। आरएसएस सामाजिक संगठन। अरे समाज हित में काम करती है। कोई सामाजिक संगठन नहीं है, ये लोग आतंकी संगठन है, देश के सामाजिक एकता को तोड़ने वाले संगठन है, बैठ करके साजिश करने वाला संगठन आरएसएस है। और विश्वविद्यालयों के अंदर इनको डाल दिया गया है। आप देखिए देश में जितने यूनिवर्सिटी हैं वहां पे आज के समय में नियुक्ति का एकमात्र पैमाना बना दिया गया है कि आप आरएसएस का पार्टी के प्रति और उसके विचारधारा के प्रति अगर आप वफादार हैं तो आप विश्वविद्यालय में वीसी बनिए, प्रिंसिपल बनिए, टीचर बनिए। यही चल रहा है। नए राज्यपाल पर अब तक कटाक्ष कर रहे हैं। तो बिहार के नए राज्यपाल क्या, देश में तो हर जगह राज्यपाल इन लोगों ने सही बना के रखा हुआ है। राज्यपाल कोई न्यूट्रल बॉडी छोड़ा है बीजेपी ने। देश में सबसे न्यूट्रल बॉडी जिसको मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, चीफ जस्टिस, उसको तक तो नहीं छोड़ा है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज नियुक्त होंगे वो उसमें सरकार की मर्जी चलेगी। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम तो गड़बड़ बात है। कॉलेजियम में जो गड़बड़ी है वहाँ उसी गड़बड़ी पे बात हो। कॉलेजियम में आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाए, एक बात, लेकिन सरकार का हस्तक्षेप कतई ना हो। सुप्रीम कोर्ट में जो मामले जाते हैं वो कई बार सरकार के ही खिलाफ होते हैं, सरकार को ही लोग घसीट के ले जाता है कोर्ट के अंदर। वहां पे सरकार द्वारा नियुक्त अगर जज रहेगा तो क्या निर्णय देगा? लोकतंत्र के भीतर जिस तरीके से इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, हर दिन चाहिए, एक दिन से काम नहीं चलेगा, वैसे ही लोकतंत्र को जिंदा रहने के लिए हर दिन न्याय चाहिए। और मोदी सरकार सबसे ज्यादा न्याय को कुचल रही है, ये दिक्कत है। हमारे साथ माले के विधायक संदीप सौरभ थे, पाली से विधायक हैं। इन्होंने साफ साफ बातें रखी है कि देश में किस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, किस तरीके से साजिशें की जा रही हैं। हिडेनबर्ग के रिपोर्ट पर ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। अडानी को लगातार कैसे एसबीआई ने अपना लोन दे दिया, देश के करोड़ों लोगों की पैसा इसमें डूब गया। मोदी जी इस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुस्मृति को लागू करने और जबरदस्ती गरीब दलित लोगों पर थोपने की जो साजिश है, इसके खिलाफ जो ये लड़ाई है, जो रैली है, तमाम चीजें उन्होंने खुल करके बोला है।